टॉपिक कंप्लीट कर ले, है ना, थोड़ा सा तेजी से। चलिए, कल सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनमें आपने मार्क किया कि अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, राइट। अब हम देखते हैं भारत में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। तो मैपिंग कर लेते हैं भारत के स्थलों की, और फिर इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ प्रमुख स्थलों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। एक बात, अभी 12:15 फिर मैं आऊंगा, ठीक है। 12:15 से 1:15 भी क्लास रहेगी मेरी आज, क्योंकि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए जाइएगा मत, 12:15 से 1:15 फिर 1 घंटे मेरी अभी क्लास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हेडिंग क्या होगी, बी नंबर हेडिंग, भारत में स्थित स्थल, है ना। चलिए, इंडिया का एक मैप बनाते हैं और मार्क करते हैं। क्या हो गया बेटा, कुछ दुख तकलीफ? हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, हम लोगों का भी यही होता है। कुछ तरीके सीख लो, पहले ऐसे लाइन फिर ऐसे, मतलब, है ना, तो सही आने लगेगा। चलिए, भारत में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। अपन, ये आपको पता है कश्मीर है ना, और कश्मीर में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है, मांडा, ठीक है। कश्मीर में सिंधु सभ्यता का स्थल मांडा, ठीक है। आपने देखा था कि पंजाब जो है, ठीक है, वो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो जो भारत वाला पंजाब है बेटा, ठीक है, जो भारत वाला पंजाब है, यहां पर आपको 3 मिलेंगे। एक मिलेगा रोपड़, एक मिलेगा संघोल, और एक मिलेगा बाड़ा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, रोपड़, संघोल और बाड़ा, ठीक है, क्लियर। हरियाणा भी बगल में ही है, ठीक है। HR मतलब क्या, हरियाणा। और हरियाणा में आपको मिलेगा राखी गढ़ी। क्या मिलेगा, राखी गढ़ी। आपको मिलेगा बनावली, आपको मिलेगा मिथातल, आपको मिलेगा रिसावल, ठीक है। मिथातल, रिसावल, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है। ये सब प्रमुख शहर कहाँ पर है बेटा, हरियाणा में। रोपड़, संघोल और बाड़ा कहाँ पर है, पंजाब में। मांडा कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है बेटा कौन सा है, आलमगीरपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है। ये है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में 2, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा और बालाथल, ठीक है, कालीबंगा और बालाथल, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल। गुजरात के स्थलों को तो हमें अलग से करना है एक मैप बना करके, ठीक है। तो राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल, ये याद रखिए। ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या है बेटा, दैमा
ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश में एक दो और लिख लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसे आलमगीरपुर है, संगोली, ठीक है, सांगोली, बड़गांव, संगोली, आलमगीरपुर, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में दैमाबाद, राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल, पंजाब में रोपड़, संघोल और बाड़ा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिठातल, रिसावल, ठीक है, दौलतपुर, ये सब कहाँ पर है? ठीक है, चलिए ये गुजरात को छोड़ करके भारत में स्थित सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अब हम गुजरात का मैप अलग बनाएंगे, क्योंकि गुजरात की थोड़ा सा आपको एक अलग जो फिजियोग्राफी है, भू आकृति है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस पर अपन करते हैं। ठीक है, ये हो गया, बना लो फटाफट। चलिए, गुजरात, देखिए गुजरात को थोड़ा सा अलग से समझने की जरूरत है। बात क्या है कि गुजरात का ये वाला भाग है बेटा, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये एक भू आकृति प्रदेश है। इसको कहते हैं कच्छ का रण, सफेद मरुस्थल है, ये नमक से ढका हुआ, ये क्या है? कच्छ का रण है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है ना, नर्मदा सोन घाटी है, अलग अलग प्रदेश है ना, वैसे ही गुजरात में ये जो प्रदेश है, इसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में है। तो सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल जो हैं वो इस कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के वो स्थल जो कच्छ के रण में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, सुर कोटदा और देशलपुर। ठीक है, धौलावीरा, सुर कोटदा और देशलपुर। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल जो कहां पर स्थित हैं? कच्छ के रण में। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो क्षेत्र है बेटा, ये वाला क्षेत्र आप देखिए 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, एक ये और एक ये। और ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। द्वीप तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रायद्वीप है और इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हैं जो काठियावाड़ प्रायद्वीप पर है और मुख्य तौर पर अहमदाबाद जिले के आसपास। ठीक है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में आपको सिंधु सभ्यता के स्थलों में लोथल, ठीक है, रंगपुर, रोजड़ी, ठीक है, प्रभास पाटन, मेघधाम, सोमनाथ आदि। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल है जो कहां पर है? काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में, धौलावीरा, सुरकोटदा, देशलपुर आदि कच्छ के रण गुजरात में। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखिएगा, गुजरात की हेडिंग डाल लीजिएगा, बाद में पता चले आपको समझी में ना आइए कौन सा राज्य है। ठीक है, चलिए, तो ये गुजरात के भी प्रमुख स्थल हो गए, और इस तरीके से आपने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को पढ़ा। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो भी स्थल आपने तीनों देशों में लिखे हैं, तो इसमें भारत और पाकिस्तान के जो कुछ प्रमुख चर्चित स्थल हैं, जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जिनसे प्री में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उन बिंदुओं पर अब हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है, शुरू करें? चलिए, अब हेडिंग होगी आपकी, अब हम प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग, इस सभ्यता का जो पहला सबसे खोजा गया शहर था, क्या नाम है? हड़प्पा। एक बात समझ लीजिए कि किसी भी शहर को हमें किन बिंदुओं पर पढ़ना है। ठीक है, कोई भी जो शहर है इसे हमें किन बिंदुओं पर पढ़ना है। देखिए, पहले जब पाकिस्तान नहीं था तो वो भारत हुआ करता था। 1947 तक जब सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921। तब पाकिस्तान तो था नहीं, तो जो हड़प्पा प्राप्त हुआ था वो कहाँ था? भारत में, लेकिन आज वो पाकिस्तान है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि हम एक बिंदु लिखेंगे, ठीक है, वर्तमान अवस्थिति। ठीक है, सबसे पहला बिंदु जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वर्तमान अवस्थिति। आप लोग अभी मत लिखिए, अभी सुनिए सिर्फ। ठीक है, पहला पॉइंट, वर्तमान अवस्थिति किसी भी शहर में। वर्तमान अवस्थिति से आशा है कि आज वर्तमान में ये संबंधित शहर जैसे हड़प्पा किस राज्य और किस देश में। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात, कोई ना कोई इसका क्या होगा बेटा? खोजकर्ता। तो हमें ये देखना है कि इसकी खोज किसने करी। तीसरे बिंदु पर हम देखेंगे कि ये किस नदी के तट पर है, और यहां से देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रमुख अवशेष या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, सभ्यता के। और आखिरी में कुछ ऐसे बिंदु जो आपको काम आएंगे। ठीक है, किस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे हम? विशेष की हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी स्थल को कोशिश करेंगे हम इन 5 बिंदुओं पर लिखने की। वर्तमान अवस्थिति, खोजकर्ता, किस नदी के तट पर है, यहां से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, और क्या विशेष है इस संबंधित स्थल के संबंध में। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही लिखना। 2 मार्कर में भी मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आपको लंबा लंबा लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति बताइए, पाकिस्तान के किस प्रांत में है हड़प्पा? हाँ, तो आप वर्तमान अवस्थिति में लिखेंगे क्या बेटा? पंजाब प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, तो हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। और आपको पता है हड़प्पा किसने खोजा था? पता है ना? राय बहादुर दयाराम साहिनी। तो लिखिएगा राय बहादुर दयाराम साहिनी। और कब खोजा था? 1921 में। पूरा नाम लिखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहिनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहिनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहिनी। किस नदी के तट पर है बेटा हड़प्पा? यही ध्यान रखने वाली बात है, रावी नदी के तट पर है। लोग बाग सिंधु लगाते हैं, नहीं, लेकिन किस नदी के तट पर है हड़प्पा?
रावी नदी के तट पर है। प्रमुख साक्ष्य यहाँ से अब क्या क्या मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो प्रमुख साक्ष्य या अवशेष में सबसे पहली चीज बेटा आप लिखिएगा, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। कॉमा लगा लगा के लिखते चलिए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या मिली है, बर्तन पर बना, ठीक है, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ठीक है। एक बर्तन पर एक मछुआरे का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, ठीक है। फिर लिखिएगा गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, चबूतरा, चबूतरा, चबूतरा समझते हो ना, जैसे ये चबूतरा ही है ना। अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार समझते हो, वेयर हाउस जहां पर अनाज सुरक्षित रखा जाता है, तो अन्नागार, चबूतरा, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, और एक बहुत खास चीज जो हड़प्पा से मिली है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। अब ये क्या है बेटा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, क्या है ये, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, मूर्ति तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपने माँ लक्ष्मी की फोटो देखी होगी, उनके हाथ से क्या निकलता दिखाया गया है, क्या निकलता दिखाया गया है? पैसा। तो लक्ष्मी जी को क्या माना जाता है, धन की देवी। बात समझ में आ रही है? इस महिला के गर्भ से क्या निकलता दिखाया जा रहा है, पौधा, यानी कि वनस्पति, अनाज। तो इसीलिए माना जा रहा है कि सिंधुवासी महिलाओं को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे, अनाज की देवी मानते थे, और उर्वरता की देवी मानते हुए ही स्त्रियों की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जैसे लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है ना, क्योंकि उनकी उपासना से क्या मिलेगा, पैसा, धन, संपत्ति, वैसे ही सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना करते थे, ताकि उनका जो कृषि है, अनाज है, वो संपन्न रहे, क्योंकि अनाज एक प्राइम फैक्टर था। सिंधु सभ्यता का निर्माण ही कृषि के कारण हुआ है। वो अनाज उत्पादित करते थे, उसे बेचते थे, और उससे जो संसाधन मिलते थे उससे अपने नगरों का निर्माण करते थे, ठीक है। तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहां से प्राप्त हुआ है, एक चित्र है ये, और जो कहां से मिला है, हड़प्पा से। और इसका आशय क्या है कि सिंधुवासी स्त्रियों को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी, ठीक है। चलिए, हाँ, वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान जिसको नाम दिया गया R37, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अभी आएंगी, है ना, ठीक है। आप लिख लो कब्रिस्तान, नहीं वही स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, और एक और लिख लो कब्रिस्तान, ब्रैकेट में लिखिएगा R-37, ये नंबरिंग है साक्ष्यों की, ठीक है। चलिए, अब कुछ बातें जो विशेष तौर पर उल्लेखनीय है सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल के संबंध में। सबसे पहली विशेषता तो ये है, क्या है विशेषता सबसे पहली, सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा है, हड़प्पा। तो आप पहला बिंदु लिखिएगा कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर था, ठीक है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर कौन सा है, हड़प्पा है, ठीक है। दूसरी बात लिखिएगा, यह एक विशेष में ही दूसरा पॉइंट, यह एक पूर्ण नियोजित नगर था। नियोजन मतलब क्या होता है बेटा,
हाँ, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, है ना। हम जब अपना घर बनाते हैं तो प्लानिंग करके बनाते हैं ना, कि यहाँ पर ये कमरा, यहाँ पर किचन, यहाँ पर बरामदा। कैसे ही बना देते हो, मजदूर को बोल देते हो कि तुम अपने हिसाब से बना लो, नहीं बोलते ना। तो सिंधु सभ्यता का ये जो हड़प्पा नगर है, ये एक व्यवस्थित प्लान के तहत बसाया गया था, और इसी को हम क्या कह रहे हैं कि यह एक पूर्ण नियोजित नगर था। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये आपका पहला स्थल हड़प्पा, क्लियर। ऐसे ही हमें सिंधु सभ्यता के कुछ और प्रमुख स्थलों को देखना है। पंजाब प्रांत में सिर्फ हड़प्पा। अब दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में देखिए ब्रैकेट में मोहनजोदड़ो के लिखिए इसका शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के ब्रैकेट में लिखिए शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब देखो आपने क्या लिखा? टीला, टीला, है ना। हाँ, मृतकों का टीला। बड़ी टी आएगी ना, अगर छोटी होती तो क्या मैं बोलता? मृतकों का टीला, है ना। सुनिए, शब्द सुनते ही आ जाएगा। तुमने क्या लिखा? शाब्दिक, है ना, शाब्दिक। ये टीला अभी तुमने सुना नहीं बेटा? तुम्हारे कान कमजोर हैं क्या? मैंने क्या बोला है? मृतकों, ये क्या लिखा है? सार्थक अर्थ थोड़ी बोला है, शाब्दिक अर्थ बोला है बेटा, और मृत थोड़ी बोला है, मृतकों का। आगे बैठो तुम, ध्यान कहीं और है क्या? शाब्दिक लिखो उसको। अभी अभी 12वीं पास हुई हो, शाब्दिक नहीं शाब्दिक बेटा। और कौन है मालवा से? ये क्या है? मृत है? समझ जाएंगे, समझ जाओगे। ठीक है, सही लिखना है बेटा, गलत नहीं लिखना, है ना। चलिए, तुमने भी गलत लिखा था। और क्या गलत लिखा? अभी भी तो शाब्दिक लिखा है, छोटी दी करो, शाब्दिक। मृतकों का टीला, ठीक है। ये क्या लिखा है? पूर्ण नियोजित निगम। निगम तो मैंने बोला ही नहीं, नगर बोला है। तुम आगे बैठ कर ये सब कर रहे हैं। मुझे वहां तक दिखता है बेटा, कितना ही पास आ जाओ। अच्छा, तुमको तुम्हारा सही है। ये भी तो हिंदी मीडियम की होगी। कोई बात, सही लिखना है बेटा ना, शब्दों को सुनने पर ध्यान दो, है ना। बड़ी ऊ, छोटी ऊ, छोटी ऊ बहुत कम आती है, ये भी जान लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। अब आइए इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्तमान अवस्थिति। तो किस प्रांत में है? मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कोटडीजी, सिंध प्रांत। तो वर्तमान अवस्थिति लिखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है। सिंध प्रांत पाकिस्तान। और आपको पता है किसने खोजा मोहनजोदड़ो? राखलदास बनर्जी, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान, खोजकर्ता लिखिएगा राखलदास बनर्जी, ब्रैकेट में 1922। राखलदास बनर्जी 1922, ठीक है। राखलदास बनर्जी, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? 1922, ठीक है। सिंध प्रांत 1922, 1922। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटडीजी, यानी कि जो भी स्थल सिंध प्रांत में है,
वो सब के सब किस नदी के तट पर होंगे? सिंधु नदी के तट पर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चाहे मोहनजोदड़ो हो या अगले दो दो जो हम लिखेंगे चनहुदड़ो और कोटडीजी, ये सब किस नदी के तट पर होंगे? सिंधु। तो नदी में क्या लिखिए? सिंधु नदी। ठीक है। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। और अब लिखिएगा प्रमुख साक्ष्य या अवशेष। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिली हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है? सबसे पहले तो लिखिएगा महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन। ठीक है, सबसे पहला साक्ष्य जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? महाविद्यालय भवन। ठीक है, महाविद्यालय भवन के बाद लिखिएगा योगी ऑब्लिक पुजारी की मूर्ति, योगी ऑब्लिक पुजारी की मूर्ति। फिर अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिएगा एक मुहर, एक मुहर से प्राप्त, एक मुहर से प्राप्त शिव का चित्र, एक मुहर से प्राप्त शिव का चित्र। और ब्रैकेट में पशुपतिनाथ, एक मुहर से प्राप्त शिव का चित्र, सॉरी, ब्रैकेट में क्या? पशुपतिनाथ। ये क्या है? चलो पहले सब लिख लो फिर समझाता हूं। एक मुहर से प्राप्त शिव का चित्र, ब्रैकेट में पशुपतिनाथ। लिखिएगा नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी मतलब समझते हो? नृत्य करने वाली महिला। नर्तकी की, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा अन्नागार। आयुष, ये एसी कितने में चलाए हो तुम? कौन? इतना नहीं चलाना है बेटा, उसको 22-24 करो, हालत खराब कर देगा वो। नहीं, बंद नहीं, उसको 22-24 में कर दो तो वो वेंटिलेशन बना रहता है। ये 17-18 में चला रहा लगता है। क्या लिखा? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा अन्नागार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वृहद स्नानागार। ठीक है, वृहद स्नानागार, अन्नागार, वृहद स्नानागार आदि। अन्नागार, वृहद स्नानागार आदि। ठीक है, ये बेटा कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए 2-3 जो समझने वाले हैं। पहला तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, मतलब एक कांस्य की प्रतिमा मिली है जिसमें एक स्त्री ऐसा लग रहा है जैसे क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। राइट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक मुहर है। मुहर मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, अब यहीं पर एक बात समझ लो, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी। 2 टर्म है, मुद्रा और मुहर, ये दोनों अलग अलग है। मुद्रा मतलब होता है पैसे, सिक्के या रुपए, नोट जो भी हो। और मुहर का मतलब होता है सील, जो कि पहचान का प्रतीक है। सील क्या होती है? पहचान का प्रतीक। तो सिंधु सभ्यता के दौरान बेटा मुद्रा का प्रचलन नहीं था, सिक्के प्रचलित नहीं थे। मुहर जो कि प्रतीक होती है किसी की जानकारी का, मुहर प्रचलित थे। व्यापार के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता था। तो हमें क्या है कि सिंधु सभ्यता से एक मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, उस मुहर पर क्या है कि एक व्यक्ति का चित्र है जो दाढ़ी है उसके और 3 सींग हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर कुछ पशु बैठे हुए हैं। तो अब पुरातत्वविदों ने समझा कि ये क्या है, तो अंततः निष्कर्ष ये निकला कि ये शिव हैं। और शिव अपने किस रूप पर हैं? पशुपति नाथ के रूप पर। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि शिव की प्रतिमा है वो, और शिव अपने किस रूप पर है? पशुपति नाथ के रूप पर है। और ये चित्र कहां से मिला है बेटा? मुहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मोहनजोदड़ो से मिली। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो है वृहद
स्नानागार। अभी हम जब सिंधु सभ्यता का स्थापत्य पढ़ेंगे तो वृहद स्नानागार मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ध्यान ये रखना है, नाम से ही पता चल रहा है स्नानागार मतलब एक बहुत खुला क्षेत्र था जहां पर लोग क्या करते थे, स्नान करते थे। कुंड था, तुमने घाट देखा है, बस सेम टू सेम घाट, बीच में कुंड और चारों ओर सीढ़ियां। वो वृहद स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब लिखिए विशेष। हाँ, उसमें अनुमान, सब सब कुछ अनुमान। अब एक बात बताओ, समझना, जैसे वो मैं जिस चित्र की बात कर रहा हूं, दाढ़ी सींग और है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि ये शिव है। ये शिव हो सकते हैं, ये क्या लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है तो हमने अनुमान लगा लिया कि स्त्री को क्या माना जाता रहा होगा, उर्वरता की देवी। मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि सिंधु सभ्यता के संबंध में कोई भी बात हाँ पूर्ण सत्य है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमारे पुरातत्वविदों के अनुमान। समझ रहे हो? तो एक ऐसा भवन मिला है जिसमें अनुमान लगाया गया है साक्ष्य को देखकर कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती रही होगी, तो उसी को क्या कहा गया, महाविद्यालय भवन। क्योंकि सिंधुवासी पढ़ाई लिखाई तो जानते थे, लिपि जानते थे ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ाते भी होंगे। तो वो मोहनजोदड़ो से ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, महाविद्यालय भवन। ठीक है, चलिए विशेष में आप लिखिएगा, हड़प्पा के समान यह भी एक पूर्ण नियोजित नगर था। हड़प्पा के समान यह भी, हड़प्पा के समान यह भी एक पूर्ण नियोजित नगर था। ठीक है, जैसे हड़प्पा नगर क्या था बेटा, पूर्ण नियोजित नगर था, वैसे ही ठीक है आपका मोहनजोदड़ो भी पूर्ण नियोजित नगर है। और दूसरा लिखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक, क्लियर। चलिए, ये बेटा आपका दूसरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कंप्लीट हुआ, मोहनजोदड़ो। अब जो सिंध प्रांत में दो और स्थल है, चनहूदड़ो और कोटदीजी, इन दोनों को भी करना है। तो अगली हेडिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी, चनहूदड़ो। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए चनहूदड़ो। चलिए, चनहूदड़ो की वर्तमान अवस्थिति क्या लिखेंगे, वही सिंध प्रांत पाकिस्तान। चनहूदड़ो की वर्तमान स्थिति लिखिएगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान। चनहूदड़ो के जो खोज करता है उसमें लिखिएगा एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार, एन जी मजूमदार, और इसी में एक नाम लिखिएगा अर्नेस्ट मैके। ठीक है, एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। एनजी मजूमदार, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, समय सिर्फ सिंधु, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बस याद रखना, बाकी कोई जरूरत नहीं। किस नदी के तट पर होगा, सिंधु नदी। चलिए, प्रमुख अवशेष में आप लिखिएगा, कुछ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं यहां से। जैसे एक मिला है अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी का मतलब अलंकार मतलब समझते हो क्या होता है, अलंकार मतलब गहना, है ना। तो एक ऐसा हाथी जिसको क्या किया गया है, अलंकृत। तुमने बाजार में देखा होगा, मिलते हैं हाथी घोड़ा जो सजे रहते हैं, है ना, वही ऐसे ही एक खिलौना रूपी अलंकृत हाथी। ठीक है, फिर आप लिखिएगा अलंकृत हाथी के बाद एक चित्र मिला है बेटा, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो पंजे बनाए गए हैं।
ठीक है, और कुत्ता और बिल्ली, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए वो कुत्ते के पद चिन्ह है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह, ब्रैकेट में चित्र। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह, ब्रैकेट में लिखिएगा चित्र, कुत्ते के पद चिन्ह। ठीक है, गोल टाइप की ईंट मिली है जिसे कहते हैं वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी। तो जो काम आज आप लोग करते हैं वो सारे काम सिंधुवासी भी करते थे। मतलब कहने का यह है कि चनहुदड़ों से बेटा सौंदर्य प्रसाधन में उपयुक्त लिपस्टिक मिली है। समझ रहे हो? मतलब आप सोचो कि ये 5000 साल पहले क्या करते थे? लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। तो आप आज जो ये लिपस्टिक लगा रहे हो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पूर्वज 5000 साल पहले से लगा रहे हैं। तो आप लिखिएगा लिपस्टिक। ठीक है, ये सब काजल, सूरमा, लाली, 16 प्रकार की कंघी करते थे, 16 प्रकार से बाल बनाते थे। जो चित्र मिले हैं उसमें 16 प्रकार से अलग अलग केश विन्यास है। अब आप सोचो तुमसे 2-3 से ज्यादा ना बनेगा। ये कितने टाइप के करते थे? 16। तुम लोग कौन सा बिजी हो, मोबाइल तो ही चलाते हो। ये उनकी, आप सोचिए कितना ज्यादा वो रहे होंगे ये, है ना, विकसित और उच्च बुद्धि के। तो सौंदर्य प्रसाधन में जो प्रयुक्त लिपस्टिक है वो कहां मिली है? कहां मिली है? चनहुदड़ों। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अवशेष है बेटा जो चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और विशेष में लिख लीजिएगा कि यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। विशेष में लिखिएगा यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। ठीक है, यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देखिए सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं वो दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत समझते हो क्या होता है? जैसे ये कोई नगर है, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी क्या बना देना? दीवार बना देना। इसको कहते हैं दुर्गीकरण, ताकि विदेशी आक्रमण से क्या की जा सके? सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर दुर्गीकृत थे। चनहुदड़ो उन कुछ 2-3 नगरों में से एक है जो दुर्गीकृत नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं? अधिकांश नगर दुर्गीकृत थे, कुछ 1-2 हैं जो दुर्गीकृत नहीं थे। उन 1-2 में एक नाम किसका है? चनहुदड़ो का है। तो आप विशेष में क्या लिखिएगा? यह नगर दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, यहां के लोग कुशल कारीगर थे, यह नगर दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, यह नगर दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है बेटा, चलिए अब सिंध प्रांत का आखिरी स्थल जो हमें पढ़ना है, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया। अब कौन सा पढ़ना है? कोट डीजी। चलिए, तो कोट डीजी की वर्तमान अवस्थिति यही, सिंध प्रांत पाकिस्तान। कोट डीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, कोट डीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसकी जो खोज करी बेटा वो करी 2 लोगों ने, एक है फजल अहमद और दूसरा है धुरिये। फजल अहमद और धुरिये। ठीक है, फजल अहमद और किसने बेटा? धुरिये ने खोज करी थी किसकी? कोट डीजी की। और स्वाभाविक है किस नदी के तट पर होगा? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद और धुरिये ने खोजा, सिंध प्रांत पाकिस्तान पर है। और
प्रमुख ये ना बेटा फजल अहमद और धुरी, और अवशेष या प्रमुख साक्ष्य में लिखिएगा आप हथियार, बाण, बाण समझ, तीर बाण, ठीक है, हथियार, बाण, कांस्य की चूड़ियां आदि, हथियार, बाण, कांस्य की चूड़ियां, ठीक है, हथियार, बाण, कांस्य की चूड़ियां आदि, ये सब कहां से मिला बेटा? कोटदीजी से, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेष देखिए, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है ना, और इसके पहले कौन सी सभ्यता थी? पाषाण सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जब उदय हुआ, यानी कि जब नगरों का उदय हुआ, तो किसी न किसी जगह से हुआ होगा ना, बात समझ में आ रही है? कि पाषाण युगीन जो सभ्यता थी उसका अंत जब हुआ तब उदय हुआ किसका? सिंधु सभ्यता का। तो बेटा सिंधु सभ्यता अचानक, तो सिंधु सभ्यता का मतलब नगरों का काल, एक शब्द समझ लीजिए, सिंधु सभ्यता का मतलब क्या? नगरों का काल। तो ये जो नगरों का निर्माण है, ये क्या एकाएक हर जगह हो गया होगा कि किसी एक जगह से शुरू हुआ होगा, फिर धीरे 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 सब जगह हुआ होगा? बताइए, एक जगह से। तो जिस जगह पहली बार नगरों का उदय हुआ, यानी कि जहां से सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई, तो आपको नहीं लगता ये वही जगह होगा जहां से पाषाण सभ्यता का अंत हुआ? भाई जब पाषाण सभ्यता का अंत हुआ तभी तो सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोटदीजी वही स्थान है जहां से पाषाण युगीन सभ्यता का अंत और सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ।